अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। मैं इस वक्त प्लानिंग कमीशन में मौजूद हूँ और अब से कुछ देर कबल वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने पाकिस्तान का जो इक़्तिसादी जायजा सर्वे है उसका ऐलान किया है। उनका कहना तो ये है कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई है और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे शरह नमो का टारगेट भी उन्होंने रखा है। लेकिन बज़ाहिर जो इस साल के इकनॉमिक नंबर्स आए हैं वो बहुत हौसला अफजा नहीं है। वो सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है जैसे कि एग्रीकल्चर है, उसकी ग्रोथ, उसका शरह नमो जो है वो आशारिया कुछ परसेंट रहा है, यानी कि 1% से भी ग्रोथ कम रही है। तो हमारे साथ बहुत सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं जो कि इकोनॉमी कवर करते रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि वो पिछले साल को कैसे एनालाइज कर रहे हैं और आने वाले साल को कैसे देखते हैं। मेरे साथ मौजूद है हमजा और हमजा के साथ है मेहताब हैदर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हमजा, सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या पॉजिटिव रहा इस साल के दौरान और आगे की फोरकास्ट आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पॉजिटिव तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस ये है कि एक तो हम लोग, क्योंकि जो एक वॉर हमारे ऊपर इम्पोज कर दी गई थी, उसके हम फेज से निकले। तो जिसे कहते हैं कि अवाम में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हुआ है। जहाँ तक इकोनॉमी की परफॉर्मेंस है, उन्होंने जैसे आपने एग्रीकल्चर की बात की, मेरे हमने 0.6% की ग्रोथ हुई है। 0.6% की। तो 0.6% की ग्रोथ हुई है, तो वो बहुत ही नॉमिनल ग्रोथ है उसकी। लेकिन उन्होंने एक चीज मेंशन नहीं की, उसमें सबसे जो नेगेटिव रोल रहा है प्रोविंसेस का रहा है। सूबों की कारकर्दगी के हवाले से किसी किस्म की बात नहीं की गई कि सूबों ने को यहाँ परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि ज़राअत अब विफाक के डोमेन में नहीं आता। उस पर उन्होंने कोई बात नहीं बताई। उनको ये ब्लेम करना चाहिए था, उनको पॉइंट आउट करना चाहिए था कि सूबों ने जो है वो ज़राअत के शोबे में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और वहाँ उनको देखना चाहिए। एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ उन्होंने जो है रेवेन्यू शॉर्टफॉल के हवाले से जो है उन्होंने कोई ये नहीं बता पाए कि जी इतना बड़ा जो शॉर्टफॉल है उसको वो किस तरह ओवरकम करेंगे और आईएमएफ को किस तरह कन्विंस करेंगे। मेरे ख्याल में इन चीज़ों पर, स्पेशली रेवेन्यू पे, मेहताब ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। और जो मेहताब ने एक सवाल किया था, शहबाज रैना ने इसको फर्दर एलैबोरेट किया था, वो ग्रोथ के नंबर्स हैं। पाकिस्तान में हमेशा ग्रोथ के नंबर्स जो हैं वो डिस्प्यूटेड रहे हैं, और इस दफ़ा डिस्प्यूट ग्रोथ के उन पर मजीद जो है ना सवाल उठ गए। तो एक तो ये कि अगर आपकी ग्रोथ 2.7% नहीं है, और अगर अक्टूबर में आके नंबर्स आके 2% रह जाती है, तो ये बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। इसमें आपको फिर जिस तरह की हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा है कि उस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम ये हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिक्लाइन हो रहा है, और हमारी इकोनॉमी जो है उसमें एक तरह से मुझे तो ये नेगेटिव ग्रोथ लगती है। मैं आपको फर्दर बिल्कुल, जैसे कहा कि स्पार्क नहीं है इकोनॉमी में, बस चल रही है, काम चल रहा है। हम भी कितने सालों से कवर कर रहे हैं। मेहताब भाई, आप तो बहुत अरसे से इकोनॉमी देखते हैं। आपने ये जो फेजेस वाइज हमारे यहाँ कभी स्टेबिलिटी और कभी बिल्कुल बैंकरप्सी जो फेज आता है, इसमें ग्रोथ नहीं कहीं पे भी आती है। जो ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, हमने उस पाथ पे हम अभी तक नहीं चढ़े हैं। तो आपको क्या लिक्यूनास नजर आते हैं? स्ट्रेटेजी का फ्लॉप है, क्या मसला है? थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर एक लफ्ज़ में डिस्क्राइब किया जाए ना, वो ये है कि ये बूम बस साइकिल है। कभी हम 5% से जब ऊपर जाना शुरू करते हैं तो हमारे ट्विन डेफिसिट्स जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमें आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन के तहत आईसीयू में दोबारा जो है वो दाखिल कर दिया जाता है। आप जो बात कर रही थी कि जो इस मौजूदा माली साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव जो है, मैं दो चीज़ों को पॉजिटिव समझता हूँ। एक तो इस पूरे साल के दौरान जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहा है। उस वजह से जो इन्फ्लेशन है, एक तो इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई, और पाकिस्तान में भी जो इन्फ्लेशन का यानी रेट ऑफ इंक्रीज है इन प्राइसेस, उसमें खातर खा कमी वाकई हुई है। उसके साथ में आप देखिए तो पॉलिसी रेट भी नीचे आया है। लेकिन यहाँ पे मैं कॉशन करूँ कि कोर इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है, तो इसलिए ये एक इशू है कि जहाँ पे पॉजिटिविटी है। ये जो दूसरी बात है पाकिस्तान के अंदर डेटा की, ये मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आपका जो डेटा उसकी बुनियादी सेंटिटी के ऊपर ही सवालात खड़े हो जाएंगे, तो फिर मैं मसलन आपके सामने कुछ मिसालें उसकी बयान कर देता हूँ ताकि देखने वालों को जरा बात समझ आ जाए। देखिए, पाकिस्तान में जो पहले 2 क्वार्टर्स है उनके दौरान जो एवरेज ग्रोथ रही है वो एवरेज ग्रोथ को 1.6-1.7%, 3 क्वार्टर्स। ये जो लास्ट क्वार्टर है
अगर लास्ट क्वार्टर में हम 5.3% की ग्रोथ हासिल करेंगे तो हम 2.68 पे पहुंचे। हम ये अब 5.3 कैसे, कौन सा मुआवजा होगा, आखिरी क्वार्टर में इतनी ग्रोथ हो जाएगी। ये मुआवजा हुआ है, लेकिन ये मुआवजा अब अजम्पशन की बुनियाद पे है, तो अजम्पशन को इनकॉर्पोरेट करके इन्होंने 2.68 उसको कर लिया। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और कंस्ट्रक्शन की अगर ग्रोथ का नंबर आप जो अजम्पशन करके लिया गया है उसको निकाल दें तो पाकिस्तान की ग्रोथ जो इस टाइम 2.7% के लगभग बनती है, ये कम होके 1.7% हो जाती है। तीसरा जो मेरा बुनियादी सवाल है, आप अगर 2.68 को ही रख लें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ जो लास्ट सेंसस है वो ये बताता है कि 2.55% है। तो जिस मुल्क की पॉपुलेशन ग्रोथ 2.55% हो, वहां पे 2.6% की ग्रोथ या 7% की ग्रोथ एक्चुअली लोगों की जिंदगियों के अंदर खुशहाली नहीं ला सकती। जी, बल्कि ये नंबर हालात गिर रहे होते हैं। हालात इन्फ्लेशन की वजह से कुछ बेहतरी है, लेकिन अल्टीमेटली लोगों की जिंदगियों के अंदर बेहतरी नहीं है। और आखिरी बात जो इकोनॉमिक सर्वे में मुझे सबसे बड़ा एतराज है, ना अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है, ना पॉवर्टी का नंबर है, और ये जो अजम्पशंस दी गई हैं उन अजम्पशंस को थोड़ा सा ज्यादा मिसाज कर दिया गया है अपनी हाई ग्रोथ दिखाने के लिए। नहीं तो इसका फायदा क्या होगा हमजा, ये हाई ग्रोथ जो दिखा के क्या जाहिर करना क्या चाह रहे हैं? एक फॉल पैराडाइज में खुद रह रहे हैं या आवाम को रखना चाह रहे हैं? कि आपको याद होगा कि जब डार साहब मिनिस्टर बने थे दूसरी दफा, तो उसमें भी शमशाद अख्तर जब बाद में मिनिस्टर बनी थी तो ग्रोथ नंबर्स को रिवाइज किया गया था। पिछले साल का ही इफ आई एम राइट, उसमें ऐसे ही हुआ था। शमशाद अख्तर आई थी तो उन्होंने नंबर्स को रिवाइज कर दिया था, नेगेटिव ग्रोथ हो गई थी। अच्छा, सेकेंडली जो इन्होंने कहा कि जो हमें ट्विन डेफिसिट में हमें एक क्वेश्चन मिला है, उसकी वजह कोई इनका कमाल नहीं है, वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे गई हैं, उसका इफेक्ट है। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में अगर दोबारा कोई एकदम स्टीप प्राइस आ जाता है, कोई एकदम शॉक आ जाता है, तो क्या हमारी इकोनॉमी में इतनी वो है कैपेसिटी है कि वो एब्जॉर्ब कर सके जैसे इंडिया कर लेता है? तो एक तो यहाँ चीज है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट वहां फिर आपके आ जाएगा, फिर आपकी जो एलसीज खुलने में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ तो एक चीज तो ये देखनी पड़ेगी कि यहाँ जो है कि इनके पास कोई अपने ये फॉरेन रिजर्व अभी भी हमारे जो हैं वो हमने बोरोड फॉरेक्स रिजर्व बनाए हुए। और मेरे ख्याल में एक जो बहुत बड़ा सवाल है जिसपे वो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, वो ये कि जब तक बलूचिस्तान और हमारे दो प्रोविंसेस जो हैं उनमें हमें पता ही नहीं कि वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, वो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ के नंबर्स क्या हैं, वहाँ की इकोनॉमी किस तरह परफॉर्म कर रही है। अगर वहाँ का जब हमें पता नहीं चलेगा तो ये बड़ा मसला रहेगा। और वहाँ सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है उसका भी नहीं पता। अभी भी उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी करंट एक्सपेंडिचर में उसको वो कर ले बता दिया गया, लेकिन वो मेरे ख्याल में नंबर जो है वो स्टॉनिशिंगली हाई होंगे, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है। देखिए ना, प्रॉक्सी वॉर तो ठीक है, इंडिया से हमने कन्वेंशनल वॉर लड़ी, समझ में आ गई बात, और हम पूरी नेशन यूनाइटेड थी, लेकिन जो बलूचिस्तान में सिचुएशन है या केपीके में जो सिचुएशन है वो एक जो ऑनगोइंग सिचुएशन है, जो गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप की सिचुएशन है, उसके नंबर जो हैं जब तक हमारे पास नहीं, उधर एक को देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक तो उसकी पॉलिटिकल साइड है, उसकी इकोनॉमिक साइड भी है, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी है। तो हमारे दो प्रोविंसेस जो है उसका हमें कंट्रीब्यूशन नहीं, सारी हमारी इकोनॉमी का जो फोकस है वो दो प्रोविंसेस पे, पंजाब पे और सिंध पे, तो वहां का भी आपको देखना पड़ेगा। और ये जो ऑयल प्राइसेस वाला मामला है मेरे ख्याल में कि अगर दोबारा ऑयल प्राइसेस में देखें ना, ये तो एक ब्लेसिंग है और एक उसका एक साइकिल है, वो उसमें एकदम ही जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रिगर होगी, ये अमेरिका में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और सब है, अगर वो जब वो हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी बूम करेगी और उधर ऑयल प्राइसेस अप हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? दुनिया में तो वैसे रिसेशन की बातें हो रही हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे रिसेशन हो रहा है जी, उसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आएगा, रेमिटेंसेस नहीं आएंगी पाकिस्तान में। मेहताब साहब, बहुत से लोग पाकिस्तान को ऐसे डीप स्टेट भी समझते हैं, और दुनिया में जो डीप स्टेट्स होती हैं वहाँ पे एवरेज ग्रोथ रेट इतनी ही होती है 3% के करीब, वो कभी फिनोमिनल रेट से ग्रो नहीं करती, क्योंकि उनको अपने अवाम को एक लेवल पे रखना होता है और ताकि बाकी लोग जो है फैसले कर सकें। तो डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान में भी जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि चाहते हुए भी हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा इशू ये है
अगर हम रीजन को देखें तो हमने अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो मुझे ये बताएं कि वहाँ पे भी उनका जो सिक्योरिटी के एक्सपेंडिचर्स हैं वो बड़े ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अपनी ग्रोथ को जो है वो सस्टेन किया है और हायर ग्रोथ को जो है वो सस्टेन किया है। और उसकी उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी इकोनॉमी के बुनियादी स्ट्रक्चर को ठीक कर लें तो ये जो डीप स्टेट वाली बात आपने की है, मैं कहता हूं कि आपकी जहां पे सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो ही नहीं सकती जब तक इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे है? वो ऐसे है कि जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि जो ऑयल का बोनंजा है, अभी हम रिसेशन की बात तो कर रहे हैं, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हम ये जो कुशन मिला है इस कुशन को इस्तेमाल करें इस टाइम पे कि हम इंपोर्ट्स के ऊपर अपनी रिलायंस को इस अंदाज में करें कि उसके अंदर वैल्यू एडिशन करें और उसको एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकें। पहली बुनियादी बात तो ये है। दूसरी जो बात है वो ये है कि बुनियादी जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, जब तक हम उसे तब्दील नहीं करेंगे तब तक हम जो है वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल कंसेंसस जो है जिसके बारे में बात नहीं की जाती, अगर आप ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में, चाहे मैं उसे पसंद करूं या ना करूं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने जिसे सबसे ज्यादा वोट दिया है, आप कितने अर्से तक उसको जेल के अंदर रखेंगे? आप फेयर ट्रायल दें और फेयर ट्रायल दे के एक फेयर तरीके से, ये मैं नहीं कहता कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई केस है तो केस माफ कर दे, नहीं, ये डील वील के चक्कर से हम निकले, फेयर ट्रायल का मौका दें। फेयर ट्रायल जब होगा और मुआशरे में इंसाफ सिर्फ इमरान खान को नहीं चाहिए, इस मुल्क के सारे लोगों को चाहिए, सारे लोगों के साथ वो फेयर ट्रीटमेंट जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो लिंक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, और वो नहीं है, वो नहीं है। तो अभी भी आप समझते हैं कि नहीं, अब तो बड़े एक ही सफे पर है सब लोग? देखें, सफे पे आप कर लेते हैं, इमरान खान साहब भी कहते थे मैं और बाजवा एक सफे के ऊपर, वो एक सफा एक मिनट में फट गया, इनका सफा भी कुछ ज्यादा अरसे चलेगा नहीं। अगर हम एक फेयर सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं, फेयर और इक्विटेबल सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा जरूरी है हम सबके साथ एक जैसा सलूक करें, उसी के ऊपर टैक्सेशन की बुनियाद भी रखें। ये नहीं है कि टैक्सेशन की बुनियाद सैलरी टैक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया है, उसको जितना छोड़ सकते हो छोड़ लो। एक बात ऐड कर दूं, छोटी सी बात, कि इंडिपेंडेंस, जितने इंस्टीट्यूशन आपके जो आपकी स्टेट इंस्टीट्यूशन है उनका इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है। इससे कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि जुडिशरी का क्या हाल है, पार्लियामेंट में क्या है, पार्लियामेंट में किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है। जैसे नून लीग है, उसके जो स्टारलेट्स वगैरह थे, जो जिनको पॉलिटिशियंस कहा जाता था, जिनकी स्टेट्समैनशिप थी, जैसे शाहिद खान है, साद रफीक वगैरह हैं, वो आपको कहीं नजर नहीं आते। तो आपको इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर भी आपको जो जिन लोगों को आप वेटेज दे सकते हैं वो आपको नजर नहीं आता। तो इसका मतलब लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी कॉम्प्रोमाइज हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशन भी कॉम्प्रोमाइज हैं। तो फिर ये कहना, ये तो एक आपने एक प्रेशर क्रिएट करके, एक हरास करके आपने एक जबरदस्ती के, जिसे कहते हैं ना कि वो बिठा दिया है। तो ये सिचुएशन देखिए ना, ये चल नहीं सकती। और इसमें पीटीआई का रोल भी अजीब सा है। पीटीआई के भी प्लेयर्स पता नहीं चल रहा होता है कि वो खान साहब के साथ चल रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर अजीब गरीब किस्म की बातें करता है, कह रहा है कि जी हम विफाक को कर्जा दे सकते हैं। किसी लोगों को नहीं मालूम है कि केपीके की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ट्राइबल एरियाज कितना बड़ा इशू है, उसमें वो ये कह रहा है कि जी हम विफाक को कर्जा दे सकते हैं। भाई वो तो आपने आईएमएफ की कंडीशन है, उसको ना इनको एजुकेट करने की भी जरूरत है। शर्जील मेमन को आप देखें, वो बैठे हुए जो डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, वॉर पे हो गए, आप वॉर लेके बैठ जाते, कभी कश्मीर लेके बैठ जाते। भाई अब अपने परफॉर्मेंस के हवाले से आपको के पास बताने को कुछ नहीं है। हर चीज जो है ना, देखिए हम बात भी करने बैठे थे इस टाइम मीशत की, लेकिन वो फिर भी पॉलिटिक्स की तरफ चले गई, क्योंकि हमारे यहाँ लगता है कि शायद हर चीज का जो प्रॉब्लम है वो वहीं से शुरू होती है। मेहताब साहब, आपके बहुत अच्छे दोस्त है वजीर खजाना साहब, आप जल्दी से बता देंगे कल के बजट में क्या तवक्कुआत है, कोई अच्छी उम्मीद है? देखिए, मैं ये तवक्को रखता हूँ, दो चीजों की मुझे है। एक की तवक्को है और एक मैं चाहता हूँ कि मैं टेस्ट करूंगा कि ये क्या बात कर रहे हैं और इनकी बात में कितना वजन है। एक तो ये है कि मेरी तवक्को ये है कि जो सैलरी क्लास है उसके टैक्स में मामूली कमी जो है वो वाक़ई होगी। जो पहली स्लैब है उसके अंदर तो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जो यानी पहली स्लैब जो 50,000 से 1 लाख रुपए तक है, और जो बाकी स्लैब्स हैं उनके अंदर थोड़ी सी कमी जो है वो होगी, और 50 अरब रुपए के लगभग रिलीफ होगा सैलरी क्लास के लिए। क्योंकि इस साल
जो ख़त्म होगा वो मेरा एस्टिमेट ये है कि 525 से 550 अरब रुपए सैलरी क्लास की तनख्वाहदार जेब तबके से ने दिया है निकलेंगे। टैक्स रिफॉर्म में। वो बेसिकली टीचर्स के लिए उन्होंने वो कर दिया है, वो अगले बजट में उसके ऊपर भी वो जो है वो आ तो हम जाएगा। किसी हद तक थोड़ा सा मुझे जो एक बात जिसकी तवक्को है और वो मैं देखूंगा, मैं जज करूंगा कि ये क्या हुआ है, मैं ये देखूंगा कि ये जो राइट साइजिंग ऑफ द गवर्नमेंट है इसमें कितने पैसों की सेविंग्स ये करते हैं। क्योंकि मेरी इतला ये है कि शायद इसके ऊपर बातें तो ज्यादा हो रही हैं, कोई ज्यादा बड़ी बचत जो है वो इसमें से निकल कर सामने नहीं आएगी। तो अब जब नंबर सामने आएंगे तो फिर इसके ऊपर और प्राइवेटाइजेशन जो है पीआईए रेलवे या और जो ये जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक तो इसका मतलब है कोई तवक्को नहीं है। हमजा साहब आपसे आखिरी सवाल बस खत्म करेंगे कि फिर आप बताइए कि बजट तो ऐसे ही रहेगा लेकिन अवाम इतने डिस्टेंस क्यों हो गए हैं? एक वक्त हुआ करता था जब बजट आता था तो पूरी कौम जो इंतजार में होती थी, अब लगता है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आप महसूस करते हैं? जी बिल्कुल है। देखिए ना, एक तो बजट से बहुत सारी चीजें जो है, जैसे पहले तो ये होता था ना कि जी सैलरीज का पता चलता था बजट में और ये होती थी, बाकी आपकी जो प्राइसेस बाहर भी होती थी उनका भी आपको बजट से पता चलता था। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब जो लेटेस्ट तो वो यही है कि बिजनेस कम्युनिटी का इंटरेस्ट होता है कि कहाँ किस इंडस्ट्री को टैक्स लगने जा रहा है, किसको टैक्स नहीं लगने जा रहा है, किसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, किसको हो जाएगा। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है वो बजट को बड़ा माइन्यूटली देख रहा है, इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज जो आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर है, कैपिटल मार्केट है, वो देख रही है। तो वहां तो ठीक है, इंडस्ट्री देख रही है, आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर देख रहा है कि हमें हमारा इंसेंटिव क्या है। कॉमन मैन को ऑब्वियसली देखिए ना, कॉमन मैन को एक तो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसने उनको मार दिया है। फिर ये अब ये तो कहती शुक्र है डॉक्टर साहब नहीं है, नहीं तो 1% और जीएसटी बढ़ जाता। एक वैसे मैं आपको बताऊं, मैं मेरे भाई हैं, मुझे ये लगता है कि ये बजट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अब जो इस्लामाबाद में बैठ के फैसले हो रहे हैं वो फैसले आज से चंद साल पहले जब मैं जर्नलिज्म में आया था 2-3 दहिया पहले, तो लोग कहते थे इस्लामाबाद में जो फैसला हो रहा है मेरा तो उससे कोई तल्लुक नहीं है। लेकिन अब मुझे ये महसूस होता है जो इस्लामाबाद में फैसला हो रहा है वो मेरी जेब के ऊपर उसके असरात है। बिल्कुल ताल्लुक है मेरी जेब से, मेरे पर्स से उसका ताल्लुक है। देखिए पर्स से ताल्लुक ये इनडायरेक्ट टैक्सेस ने। अब ये देखिए ना, ये फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल होना चाहिए कि भाई जितना आप उनको बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के थ्रू पैसे देते हैं उससे ज्यादा तो गरीब से आप जीएसटी और दूसरे टैक्सेस की मद में ले लेते हैं। तो आप मुझे बताएं ना कि वो बिजली के बिल पे जीएसटी दे रहा है, वो मुख्तलिफ टैक्सेस दे रहा है, टीवी लाइसेंस टीवी हो ना उसका टैक्स दे रहा है। जीएसटी जो है आप ग्रोसरीज है उस पे 18% जीएसटी है। आप हमारी सैलरी पे जो है 25% का वो एट सोर्स काट लेते हैं। भाई जब आप इतना कुछ काट लेते हैं तो 40-50% तो आप हमारी सैलरी से वैसे ही ले लेते हैं। फिर फ्यूल में आपने आप ये देखिए ना कि भाई जब एक मैकेनिज्म डिसाइड हो चुका था कि प्राइसेस अप होंगी तो आप उसे पास ऑन करेंगे, कम होगी तो आप उसका बेनिफिट देंगे। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं नहीं जी उससे तो मैं बलूचिस्तान में तरक्की का काम करूंगा, मैं से करूंगा। पेट्रोल की ना ये तो मजाक बना। अच्छा, मैं बिल्कुल क्विकली मैं कमेंट चाहूंगी आप लोगों से, बस रैप अप करेंगे। आज का दिन आप दोनों का बहुत मसरूफ है। बहुत से नए इनिशिएटिव्स हुए, SIFC बना, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बना, हमने देखा कि बड़े समिट्स हुए, इजलास भी हुए, IT के ऊपर भी हुआ। कोई फायदा हुआ? मेहता साहब आप पहले। मैं आपको बताऊं कि SIFC को फॉर टाइम बीइंग एक अच्छा इनिशिएटिव मैं समझता हूँ। फायदा क्यों नहीं हुआ? फायदा बड़ा क्लियर है। जब तक किसी मुल्क के अंदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होता, आप बाहर के लोगों को बेवकूफ समझते हैं या पैसे वाले लोगों को बेवकूफ समझते हैं। हम भाई वो यहाँ का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है जब तक उसको आप एक फेयर तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। चूंकि उसने एक ओवरऑल इन्वायरमेंट के अंदर रहकर काम करना है, वो मुनाफा कमा रहा होगा तो वो फिर वो करेगा। लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहता हूँ, सॉरी ये बड़ी जरूरी है, ये अजीब मुल्क है। मैं इसको इसलिए अजीब मुल्क कहता हूँ कि यहाँ पे 90% टैक्सेशन इनडायरेक्ट है। आपका GST, आपके विदहोल्डिंग टैक्सेस वो डायरेक्ट टैक्सेस में गिनते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आसान होते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। 90% इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, 10% डायरेक्ट टैक्सेशन है। अब वक्त आ गया है अमीरों से टैक्स लें, गरीबों के ऊपर खर्च करें। मुल्क अजीब इसलिए है, गरीबों से टैक्स लेता है, अमीरों की अय्याशियों के ऊपर खर्च करता है। मसलन 400-500 स्पीकर की और चेयरमैन सेनेट की और पार्लियामेंटेरियंस की और सूबाई असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं। मुझे ये बताएं
ये ऑस्टेरिटी की जब बात करते हैं तो कुछ शर्म कोई होती है, कुछ कुछ थोड़ी सी होती है, जिसका जितना जरा सा है वो उस हिसाब से मैं क्या कहूँ। मैं लास्ट में एक चीज ऐड करूंगा कि भाई आप ये कहते हैं कि 1 लाख नौकरियां मैंने खत्म कर दी और मैंने इनको ये डिपार्टमेंट खत्म कर दी, उसकी कुछ पॉलिटिकल उसका जो सोशल पॉलिटिकल फॉल आउट जो है उसको कभी स्टडी किया है इन्होंने। अब आप मुझे ये बताएं, वो एक सामने देख रहा है कि एक रिटायर्ड फौजी जो है वो गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, तो अब आप मुझे बताएं अभी पेंशन का भी जो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरी उसकी तरफ हम जा रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, भाई उसमें सिविलियन बेचारे को तो उसमें 30-40% है, बाकी तो सारा जो आपकी जो वो है वो पेंशन जो है वो तो आर्म फोर्सेस में जाती है और वो 45 की एज में रिटायर हो जाता है। वो पेंशन भी जो है तकरीबन 25-30 साल लेता है। सिविलियन कितनी 60 साल का वो तो बेचारा 10 साल ले लेगा, 15 साल ले लेगा। मतलब ठीक है कि इशूज हैं, आर्म फोर्सेस वाले भी कहते हैं कि भाई 45 की एज में जब हम रिटायर होते हैं तो आप हमारी सिचुएशन देखिए, वेयर वी स्टैंड, कि हमारी कितनी खर्चे। नहीं, एक बात है ऐसे, देखिए पेंशन के ऊपर ना, पेंशन की रिफॉर्म्स बड़ी जरूरी है। क्योंकि वजह क्या है, वजह ये है कि अगर फ्यूचर की लाइबिलिटी को आप देखें तो आप ये देखें कि ये एक हम सर्कुलर डेट के बारे में बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ ये पेंशन डुबो देगी पाकिस्तान को। इसकी जो फ्यूचर की लाइबिलिटी है ये बहुत ज्यादा है। शौकत तरीन साहब कहा करते थे कि पेंशन और रेमिटेंसेस इसने नई जनरेशन को तबाह कर दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, पेंशन आती है जिनके वालिदैन के उनके बच्चे कोई काम नहीं करते, जिसका एक आधा कोई भाई बाहर होता है, सारा घर बैठ के मैं ये कह रहा हूँ इजी मनी कहीं भी हो वो आपको निकम्मा कर देती है। तो बड़ा जरूरी है कि ये जो पेंशन बड़ी लेने वाले हैं, मैं छोटी पेंशन की बात नहीं कर रहा, जिनकी पेंशन 2-3 लाख 4 लाख रुपए है, उनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? उनके ऊपर भी टैक्स लगाए ना, नहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें वो भी। और ये डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, सिविलियंस के लिए आपने मुतारिफ करा दिया है, लेकिन मेहरबानी करके भाईजान जो इस मुल्क के असल मालिक है उनके लिए भी अगले साल से शुरू कर दें। उनके लिए तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि नहीं होगा। एक अलग से पूरा प्रोग्राम करेंगे कि सिविलियंस और आर्म फोर्सेस की पेंशन में कहाँ क्या क्या फर्क है। बिल्कुल। हाँ, आपने हमें जो है ना वो किसी ट्रबल में नहीं डालना। नहीं, हम सच बात करेंगे जो है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का, बटाब साहब, हमजा फारूक साहब। इस्लामाबाद में होने वाले फैसले जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक ही महदूद नहीं रहते, बल्कि उनका असर हम सबकी जेबों को पड़ता है, हम सबके बजट जो है उनके और हमारे घर के अखराजात में पड़ता है। तो जो कुछ भी इस्लामाबाद में होता है वो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।